छात्रों, मैं आनंद प्रकाश राकेजा, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर। मैं आज आपको द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के थ्योरी ऑफ मशीन विषय ME 204 के गियरट्रॉन के प्रश्न के बारे में बताऊंगा। पहला प्रश्न है, दक्षिणावर्त दिशा में 1425 RPM पर मोटर द्वारा इनपुट शाफ्ट से चलाई जाने वाली एक बहुपद गियर माला चित्र में दिखाई गई है। गियरों पर व्यवस्था एवं दांतों की संख्या चित्र में दिखाई गई है। आउटपुट शाफ्ट की रफ्तार एवं घूर्णन की दिशा का निर्धारण कीजिए। तो जैसा कि इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि गियर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गियर्स दिखाए गए हैं। 2 और 3 गियर जो संयुक्त गियर है, 4 और 5 जो संयुक्त गियर है। पहला गियर दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा और तीसरा संयुक्त गियर है, तीसरा गियर चौथे से जुड़ा हुआ है, चौथा और पांचवा संयुक्त गियर है, पांचवा और छठा गियर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार गियर 1 जो है वो इनपुट शाफ्ट पे लगा हुआ है और गियर 6 जो है वो आउटपुट शाफ्ट पे लगा हुआ है। अब इसका जो हल जो है वो बताते हैं आपको। प्रथम गियर 1 की गति जो है N1 इक्वल्स टू 1425 RPM क्लॉकवाइज। चूँकि गियर 1 और 2 आपस में जुड़े हुए हैं तो N2/N1 इक्वल्स टू T1/T2। इसमें N1 और दांतों की संख्या का मान रखेंगे तो N2 का मान आएगा 570 RPM एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि एक्सटर्नल गियर्स है इसलिए दिशा बदल जाएगी। गियर 2 एवं गियर 3 संयुक्त गियर है, अतः इनकी दोनों की गति जो समान होगी N2 इक्वल्स टू N3। तो N3 की वैल्यू आ जाएगी 570 RPM एंटी क्लॉकवाइज। सो गियर 3 और 4 आपस में संपर्क में है, अतः N4/N3 इक्वल्स टू T3/T4। N4/570 और T3 की संख्या जो 40 और T4 की संख्या 120। इस प्रकार हमें N4 का मान जो 190 RPM आता है, जो इसकी दिशा पुनः बदल जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। गियर 4 एवं गियर 5 संयुक्त गियर है, अतः N4 इक्वल्स टू N5। तो गियर 5 और 6 आपस में संपर्क में जुड़े हुए हैं, अतः N6/N5 इक्वल्स टू T5/T6। इसमें N5 का मान जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया वो रखेंगे और T5 और T6 की वैल्यू जो है चित्र से रखेंगे। तो N6 का मान जो आएगा 76 RPM एंटी क्लॉकवाइज। अतः आउटपुट शाफ्ट की गति जो होगी N6 इक्वल्स टू 76 RPM वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। प्रश्न संख्या 2 जो है वो एक संयुक्त एपीसाइक्लिक गियर नीचे चित्र 3B में दर्शाया गया है। गियर A, D व E स्वतंत्र पूर्वक P अक्ष पर घूम सकते हैं। संयुक्त गियर D, B एवं B और C साथ साथ Q अक्ष जो कि आर्म F के सिरे पर है पर घूम सकते हैं। सभी गियरों का पिच समान है। गियर A, B, C के बाह्यक दांतों की संख्या 18, 45 और 21 है। गियर D और E एनुलर गियर है। गियर A 100 RPM की गति से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तथा गियर D 450 RPM की गति से घड़ी की दिशा में घूमता है। आर्म F एवं गियर E की गति एवं दिशा ज्ञात कीजिए। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि गियर A B से जुड़ा हुआ है, B और C संयुक्त गियर है। तो B गियर जो है वो एनुलर गियर आंतरिक गियर E को चला रहा है और C गियर जो है वो D को चला रहा है। तो इसमें गियर के A, B, C पे दांतों की संख्या अपने को दी हुई है। गियर A की गति 100 RPM दी हुई है और D की गति 450 RPM दी हुई है। तो हम गियर D और E पर दांतों की संख्या जो है वो निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। RD इक्वल्स टू गियर D की त्रिज्या जो होगी वो RA प्लस RB प्लस RC। चूँकि सभी का पिच समान है, अतः इस त्रिज्या को हम मॉड्यूल और दांतों की संख्या के अंदर लिखेंगे तो MTD/2 इक्वल्स टू MTA प्लस MTB/2 प्लस MTC/2। इस प्रकार हमें
टी डी इक्वल्स टू टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी, अर्थात डी पर दांतों की संख्या 84 आएगी। इसी प्रकार गियर ई की त्रिज्या को आर ई इक्वल्स टू आर ए प्लस 2 आर बी और टी ई इक्वल्स टू टी ए प्लस 2 टी बी, 18 प्लस 45 इंटू 2 90, 108 संख्या आएगी। अब इस इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन को हल करने के लिए हम टेबुलर मेथड का उपयोग करते हैं। टेबुलर मेथड के अंदर जो कि मैंने यहाँ पे हल दिखाया है, इसमें क्रम संख्या, फिर गति की स्थिति, कंडीशन ऑफ मोशन, और पहले आएगा भुजा, फिर गियर ए बी को चलाता है तो बी और सी संयुक्त गियर है, इनका कॉलम ए किया जाएगा। गियर सी जो है वो आंतरिक गियर डी को चलाता है और गियर बी जो है आंतरिक गियर ई को चलाता है, जो मैंने तीर से इसमें दिखा रखा है। तो इसमें 3 फिक्स्ड स्टेप्स है, उनको आप याद कर लें और टेबल बन जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। प्रथम स्टेप जो है वो भुजा को स्थिर मानकर गियर ए को +1 रिवॉल्यूशन दिया जाता है, तो भुजा स्थिर है तो इसकी गति हो गई 0, एवं गियर ए को जब हमने +1 रिवॉल्यूशन दिया तो गियर ए की गति आ गई +1। गियर ए ने बी को घुमाया तो इसकी गति आ गई -18/45, क्योंकि एक्सटर्नल गियर इसलिए दिशा बदल जाएगी। इसी प्रकार बी और सी चूँकि संयुक्त गियर है, इनके लिए गति की सेम होगी, तो सी की भी गति होगी -18/45। अब सी गियर जो है वो डी को चला रहा है, तो डी की गति हो जाएगी 21/84 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ सी 18/45, और गति की दिशा वही रहेगी क्योंकि आंतरिक गियर के केस में गति परिवर्तित नहीं होती है। फिर गियर बी जो है वो गियर आंतरिक गियर ई को चला रहा है, तो गियर ई की गति हो जाएगी 45/108 इंटू स्पीड ऑफ बी -18/45। यहाँ पे भी गति की दिशा नहीं बदलेगी क्योंकि आंतरिक गियर है। दूसरे स्टेप के अंदर हम इनको x से गुणा कर देंगे, तो x से जब गुणा करेंगे तो पहले भुजा के लिए 0 आएगी मोशन, फिर a के लिए x, भिन्न का यहाँ पे हम सरलीकरण कर लेंगे तो b के लिए -2/5x, c के लिए भी -2/5x, d के लिए -x/10 और e के लिए -x/6। तीसरे स्टेप के अंदर अब हम भुजा को भी घुमाएंगे, तो भुजा को हम y RPM से घुमाएंगे, तो y सभी के अंदर जोड़ देंगे, तो भुजा f के लिए y, फिर x + y -2/5x + y, d के लिए -x/10 + y और e के लिए -x/6 + y। अब जैसा कि हमें 2 स्थितियाँ इसमें दी हुई है, एन ए की गति x + y = 100 RPM, एन डी की गति -x/10 + y = -450, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत घूम रहे हैं। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे तो x की गति आएगी 500 और y की आएगी -400, तो भुजा f की गति आई NF = 400 RPM क्लॉकवाइज, और आंतरिक गियर ई की गति आएगी -x/6 + y। x और y का जब मान रखेंगे हम तो इसमें जो हमें आंसर मिलेगा NE की गति 466.67, माइनस साइन का तात्पर्य हो गया कि ये क्लॉकवाइज दिशा के घूम रही है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो मैंने यहाँ वो भी इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का है। इपीसाइक्लिक अधिचक्रिक रफ्तार न्यूनकारी गियर आरेख चित्र 4C के अंदर दिखाया गया है। यौगिक पहिया यानी कि संयुक्त गियर बी और सी चालन शाफ्ट से जुड़े हुए हैं, पिन ए पर घूर्णन करने के लिए मुक्त है। गियर सी या पहिया सी जो है वो फिक्स्ड गियर ई के साथ फंसा हुआ है। गियर बी और डी, पहिया बी और डी के साथ में फंसा हुआ है, जो ड्रिवन शाफ्ट के साथ
कील्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। यदि पहियों में दांतों की संख्या टी बी इक्वल्स टू 27, टी सी इक्वल्स टू 30, टी डी इक्वल्स टू 24, टी ई इक्वल्स टू 21, तो चालक और चालित शाफ्टों के रफ्तार का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसे चित्र में दिखाया गया, ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो भुजा ए है और ड्रिवन शाफ्ट जो है वो गियर डी है। तो गियर डी जो है हमारा ड्रिवन शाफ्ट है और गियर ए जो है अपना ड्राइविंग शाफ्ट है, यानी कि चालक शाफ्ट है ए से जुड़ी हुई भुजा से और चालित शाफ्ट जो है वो गियर डी से जुड़ी है। अतः हमें एन ए और एन डी का गति का अनुपात ज्ञात करना है और एन ई जो कि एनुलर गियर जो ई जो है वो फिक्स गियर है। तो हमें जो दिया हुआ है, बी के ऊपर दांतों की संख्या 27, सी के ऊपर 30, डी के ऊपर 24 और ई के ऊपर 21 और ई फिक्स्ड है, अर्थात इसकी स्पीड होगी 0। ज्ञात करना एन ए बाई एन डी। तो यहाँ पे हम उसी प्रकार से जैसे दूसरे प्रश्न के अंदर मैंने बताया आपको कि हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 3 फिक्स्ड स्टेप होते हैं। तो पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में गति की स्थिति, तीसरे कॉलम के अंदर भुजा ए। फिर हम प्रथम गियर जो है वो डी लेंगे जिसके ऊपर दांतों की संख्या 24 हो गई। उसके बाद में बी और सी संयुक्त गियर, चूँकि दोनों एक ही गति से घूमेंगे, तो बी के ऊपर दांतों की संख्या 27 है, सी के ऊपर दांतों की संख्या 30 है। फिर है गियर ई जिसके ऊपर दांतों की संख्या 21 है। तो प्रथम स्टेप जो होगा कि भुजा ए स्थिर है और गियर डी को हम, जो पहला गियर है उसको हम +1 रिवोल्यूशन देते हैं। तो आगे वैल्यूज जो आएगी भुजा के लिए 0, डी की स्पीड हो जाएगी +1, बी की स्पीड हो जाएगी -24/27 और सी की भी स्पीड यही होगी। अब चूँकि ई जो है वो सी के साथ में चलता है तो ई की स्पीड हो जाएगी 30/21 इंटू 24/27। फिर हम दूसरे स्टेप के अंदर x से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा ए के लिए, फिर डी के लिए x, बी के लिए -8/9x, सी के लिए भी यही वैल्यू आएगी और ई के लिए आ जाएगी 80/63x। फिर अब भुजा को भी हम आगे रिवोल्यूशन देते हैं, यानी कि सभी के अंदर ये y जोड़ देंगे। तो ए के लिए y, डी के लिए x + y, बी और सी के लिए -8/9x + y और ई के लिए 80/63x + y। अब चूंकि दिया हुआ है गियर ई स्थिर है यानी ई इक्वल्स टू 0, तो 80/63x + y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -80/63x। अब डी की स्पीड जो होगी वो एन डी इक्वल्स टू x + y, तो इसमें y का मान रखेंगे तो हमें जो डी की स्पीड आएगी वो -17/63x। तो भुजा ए और गियर डी का गति अनुपात एन ए बाई एन डी जो आ जाएगा वो 80/17 अर्थात 4.705। तो चालक शाफ्ट की गति और चालित शाफ्ट की गति का अनुपात 4.705 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को टेबुलर विधि से हल कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। धन्यवाद।